कौन कहेगा आपकी बात को? कितने एमपी हैं आपके संसद में? कितने विधायक हैं आपकी देश की विधानसभाओं में? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने एक ही बात कही थी, जब इस पंडाल में से चुनकर देश की संसद में आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, मैं इस मन से, खुले मन से कहना चाहता हूं, ये बीजेपी और ये कांग्रेस आपको फुटबॉल की तरह, आपको मैच जैसे फुटबॉल खेलते हैं, एक किक वो मारेगी, एक किक बीजेपी मारेगी, एक किक कांग्रेस मारेगी और आप फुटबॉल बनते रहोगे। मैं कहना चाहता हूं, दर्द है इस समाज का, हमारे इस वोट के ऊपर बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है। साथियों, वो समय है जागने का। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने इस वोट को पहचानिए। आपने अब तक अपने वोट को दिया होगा जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आपके कंधे पर हाथ रख दिया होगा आके राजेश। लेकिन मैं इस मन से कहना चाहता हूं, आज के बाद संकल्प लीजिएगा, आप अपना वोट अपने बच्चों के चेहरे को देख कर देंगे। तो मैं कहता हूं आपका बदलाव होगा। ये मुक्ति दिवस हम मनाते आ रहे हैं, कब तक मनाएंगे? अभी भामाशाह मिल गया हमारा भाई IRS है, हमें खुशी है। एक IRS मैं नहीं देखना चाहता, यहाँ पे दर्जनों IAS और RS खड़े होने चाहिए DNT समुदाय के, तभी देश में क्रांति आएगी। और मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा आप। बदलाव की आंधी राजस्थान से चली थी। इस मन से कहना चाहता हूं, DNT के लिए लोग जो ने हम जब मिशन चलाया, लोग मुझे ये कहते थे, गोपाल केशावत क्या है ये घुमंतु, क्या है घुमक्कर? और आज वही लोग इस DNT के मंच पर बैठने के लिए इंतजार करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये भी सुन लीजिए कि हम राजस्थान से वो बिगुल बजा रहे हैं। अब जो पहले बजाया था उसे चौगुनी ताकत में बजाएंगे। पूरे देश में क्रांति आएगी। और कान खोल के सुन लो, खूब बोलते हैं सभी राजनीतिक दल कि हम आपको आवास देंगे, शिक्षा देंगे। मैं मंत्री था 8 से 13 के कार्यकाल में, अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में हमने उनके आवास की पॉलिसी बनाई। कितने लोगों को देते हैं? ये बलवान जी बैठे हुए। ऐसे हमारे को चेयरमैन बनाकर, ऐसे एजेंट, मैं तो मानता हूं कि समाज के लोगों को एजेंट नहीं बनना, आप लोगों को इस कलम की ताकत बनना है। जो बाबा साहब इस कलम को बोलते थे, आज हम लोग कलम को हमारी को छीन लिए और आप लोग पहचानिए कि इस कलम में ताकत बहुत है। भाई राजेश सिसोदिया जी, आप संघर्ष करिए, आपका कारवां कोई रोकने वाला नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, ना हमें बीजेपी हमारा हक देती है, ना हमारा हक कांग्रेस देती है। हम सब लोगों को सोचना चाहिए। मैं इस मंच से हमारे भाई चंद्रशेखर जी को भी याद करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी ताकत से MP बन के आ गए, अपनी ताकत से। आप लोग 1240 जातियां हैं, क्या आप 5 MP नहीं बना सकते? किनकी गुलामी करना चाहते हैं आप? आप गुलामी बंद करिए। बाबा साहब यही कहते थे कि आप लोगों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और अपने इतिहास को, जो कौमें नहीं जानती है वो इतिहास दफन हो जाता। अपने इतिहास को याद रखिएगा। समय का अभाव है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कार्यक्रम के आयोजकों को, क्योंकि मुझे और अगले कार्यक्रम में भी जाना है। लेकिन जो भी हमारे अतिथिगण हैं, अर्जुन जी हमारे राजस्थान से ही आते हैं, और उनको कह देना कि गोपाल केशव जी भी आए थे नौका में आपके संसदीय क्षेत्र में, आज भी अनटचेबल हुई थी। वहां पर शासी समुदाय को अलग बिठा दिया गया था, मेघवाल समाज को अलग बिठा के भोजन करवाया था। कौन जवाब देगा उसका? हम नहीं चाहते। हम देखते हैं इन चीजों को, समझे हैं, देखे हैं, बुझे हैं। इसलिए कठपुतली समाज के राजस्थान में बहुत लोग, हम इस देश की लोक संस्कृति को बचाएंगे। हम इस देश के देशभक्त हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मेरे समाज की पूरी सरदारी को,
मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारी पूरी सरदारी बैठी हुई है, कि एक मंच पर आकर आप सामाजिक चिंतन करें और राजनीतिक दलों में इस समाज को बांटने की हिमाकत ना करें। ऐसे अभी सभी जगह हो रहा है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा, चाहे हमारे समाज का व्यक्ति हो, हमारे समाज का भाई हो। जब तक हम समाज की बात को एक मंच पर नहीं कह सकते, हमारा भला कभी नहीं हो सकता। आपने मुझे यहाँ बोलने का बहुत मौका दिया और मेरे से कहीं चूक हुई हो तो आपका भाई समझकर, बेटा समझकर मुझे आप माफ करें। जय भीम, जय भारत, जय DNP। अभी आपने हमारे गोपाल केसावत जी का जो क्रांतिकारी भाषण सुना, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मंच किसी पार्टी का नहीं है और ये मंच सिर्फ घुमंतू जनजाति के लोगों का है और DNP लोगों का है। और यहाँ पर जो भी अपने विचार रख रहा है उसके अपने विचार हैं, उनके व्यक्तिगत विचार हैं, और हमें सबसे पहले कोई भी ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे हमारा अपना काम बन सके। तो हमारे बीच में बहुत जल्दी ही योगेंद्र यादव जी यहाँ पर पधार रहे हैं। उससे पहले मैं गाड़िया लोहार जाति से मैं सिमरन जी को अनुरोध करूंगा कि कृपया आकर 2 शब्द रखें गाड़िया लोहार से। सिमरन जी। सिमरन जी के लिए जोरदार तालियां की बड़ी सी बात कर रही है। दिल्ली के अंदर जितने भी आपने सड़कों पे गाड़िया लोहार देखे हैं ना, पूरे हिंदुस्तान में देखे हैं, और उनका इतिहास भी बहुत बड़ा इतिहास है। तो कम समय में मैं अनुरोध करूंगा सिमरन जी से, आप बताएं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम तो पता चली गया, सिमरन, और मैं गाड़िया लोहार समाज से हूँ, जो कि एक घुमंतू समाज है। गाड़िया लोहार समाज भी मूलतः लोहार समाज ही है, लेकिन जब सॉरी थोड़ा सा तबीयत खराब है। गाड़िया लोहार समाज अपना एक गौरवशाली इतिहास रखता है, इसीलिए उसके आगे गाड़िया लगा। इसका मतलब क्या है, जो मेवाड़ के राणा थे ना, उनका ये आयुध वर्ग है। मतलब कि जो अस्त्र शस्त्र बनाने का काम करता है वो लोहार समाज करता था, और जो मेवाड़ के राणाओं के उसमें बनाता था वो उसका आयुध डिपार्टमेंट कहलाया। कहीं पे गाड़िया लोहार समाज ने युद्ध भी लड़ा है, और जो आपने गोरिल्ला वॉरफेयर सुना होगा, वो हम यूरोप का जनक या फिर हम बताते हैं कि वो चाइनीज है, लेकिन वो अपने भारत का ही है, और गाड़िया लोहारों ने ही उसकी शुरुआत की थी। राणा उदय सिंह के कालांतर में जब कुछ राज्य मुगलों के अधीनता को स्वीकार कर चुके थे, तब राणा उदय सिंह ने कहा था कि हम लोग साका करेंगे। मतलब कि जो अपने सर पर भगवा बांधकर हम लोग मुगलों के खिलाफ युद्ध करेंगे, और जो हमारी महिलाएं हैं वो जोहर करेंगे, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। तब उनके सेनापति जो थे उन्होंने कहा था कि अगर हमारे राजा ही नहीं रहेंगे तो हम लोग आगे अपनी जो भारतीयता है उसको जीवित कैसे रखेंगे। तो राणा उदय सिंह के जो विश्वसनीय पात्र थे उसमें हमारे भील, बंजारे और गाड़िया लोहार समाज भी है। उनके सरदारों को बुलाया और उनके साथ एक बैठक की, जिसमें ये तय हुआ कि जो भील समाज है वो सब लोग जानते ही है, जनजातीय समाज है। जंगलों में रहकर उसने औषधियों को किस तरीके से कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ये बहुत अच्छी तरीके से सीखा। तो राणा उदय सिंह और उनके परिवार के रात्रि भोजन में उन्होंने बेहोशी की दवाई मिला दी, ताकि ये लोग बेहोश हो जाए और इन्हें हम रात के समय किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। ऐसा ही हुआ, सभी लोग बेहोश हो गए, और बंजारों के साथ गाड़िया लोहार समाज ने भी उनके साथ एक सौदा किया कि हम लोग रोटी का समझौता करेंगे। मतलब कि आप लोगों का जीवन यापन जैसा है, आप लोगों के वस्त्र जैसे हैं, वो हम लोग अपनाएंगे, लेकिन अपनी बेटी का समझौता नहीं करेंगे। मतलब हम लोग शादी विवाह जो करेंगे वो अपने ही समाज में करेंगे, आपस में ही करेंगे। ये समझौता हुआ, और गाड़िया लोहार समाज बंजारों का वेश धारण कर राणा
और उदय सिंह और उनके परिवार को उनकी गाड़ियों में बैठाकर उनके राज्य से दूर ले गया। तभी से गाड़िया लोहार समाज, जो लोहार समाज था, वो गाड़ी पर चला तो वो गाड़िया कहलाया और गाड़िया लोहार समाज बन गया। यही लोहार समाज जब बंजारों की भांति गाड़ी लेकर चला तो गाड़िया लोहार बन। इसी बीच इस समाज ने 5 वचन भी दिए। जो चित्तौड़ के किले के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। जब चित्तौड़ का मेवाड़ का युद्ध हुआ था 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस समय एक चित्तौड़ का किला ही था जो आजाद कराना रह गया था। तो गाड़िया लोहार समाज ने सबको 5 वचन दिए थे कि जब तक इस चित्तौड़ के किले को आजाद नहीं करवा लेते तब तक हम इस दुर्ग पर नहीं चढ़ेंगे। वो जो चित्तौड़ का किला जिस पहाड़ पर बना है उस दुर्ग पर वो नहीं चढ़ेंगे जब तक उसे आजाद नहीं करवा लेते। ये थी पहला वचन। दूसरा था कि कभी भी स्थायी घर बनाकर नहीं रहेंगे, जिसका परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह पे जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं वो वही गाड़िया लोहार समाज है जिसने वो वचन दिया था कि हम स्थायी घर बनाकर नहीं रहेंगे। तीसरा है दीपक नहीं जलाएंगे। चौथा खाट पर नहीं सोएंगे। और 5वां उस समय पानी खींचने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था उसको हम लोग नहीं रखेंगे। आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स द्वारा जो क्रिमिनल एक्ट्स लगाया गया था ट्राइबल्स पर, उसमें गाड़िया लोहार भी शामिल है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब उस टाइम की तत्कालीन सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया, उन्होंने ये कहा कि ये समाज वैसे भी स्थायी तो रहना नहीं है, तो जहाँ पे ये रहेगा वहाँ पे ये रह सकता है, ये तय हुआ था। लेकिन तब से वो चलते ही आ रहे हैं समाज गाड़िया लोहार, आज भी वो चल ही रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? तो इसी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक मुहिम स्टार्ट की और अपने इसी समाज को खड़ा करने के लिए इसके बीच में कार्य शुरू किया। अपनी दिल्ली में 115 बस्तियां हैं गाड़िया लोहार की, जिसकी कुल आबादी लगभग 7000 है। उसी में से कुछ मुख्य बस्तियां हैं जैसे मोती नगर, ख्याला, मायापुरी। यहाँ के जो बच्चे हैं, उत्तम नगर, यहाँ के बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी भी अब कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरी यूपीएससी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अपना यही मानना है कि डीएनटी या फिर कोई भी अपना समाज है तो सारा हिंदुत्व है ना। और आगे बढ़ने के लिए हम किसी सरकार को तके या कुछ भी किसी चीज का हम लोग वेट करें, उससे अच्छा है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जो आगे बढ़ने का जरिया है। वो कहीं भी किसी भी रूप में हमें कभी भी रुकने नहीं देगा। अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। हमारे बच्चे जब सरकारी नौकरियों में जाएंगे, सरकार के अन्य अन्य स्थानों पर जब वो पदस्थीन होंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। धन्यवाद। सुरेंद्र जी का बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं अब थोड़ा वक्तागण को, हमारे एक जो मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुँच रहे हैं,